हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार 2020-21। ये हमारा उसका पार्ट 2 है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया है अभी, और हम लोगों ने उसमें चैप्टर 5 तक देखा था। पूरी इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लगभग 500 पेज का है, जो कि परफॉर्मेंस बताता है इकोनॉमी का, हर एक सेक्टर का परफॉर्मेंस बताता है। पिछले साल में किस तरह से स्टेट ने परफॉर्म किया हर एक सेक्टर में, जिस तरह से बजट बताता है कि आगे हम क्या खर्चा करने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे हमारे पिछले वाले साल के बारे में बताता है। ये 15th इकोनॉमिक सर्वे है और इसमें 13 चैप्टर इंक्लूड किए गए अलग अलग सेक्टर को देखते हुए। तो हमने 5 चैप्टर किया था पार्ट 1 में, और इसमें हम लगभग 8 चैप्टर पूरा इसको खत्म करेंगे पार्ट 2 में। ज़्यादा जो भी डाटा आप देखिए सारे फैक्चुअल डाटा हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो कभी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इन फैक्चुअल डाटा को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। लेकिन हमारे प्रीलिम्स के लिए कुछ ही ऐसे चीज़ें पूछे आता है जो मैंने बताया था। सबसे बेसिकली जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से प्रीलिम्स में सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। पार्ट 2 भी आपको देखना है, इसमें से भी सवाल आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएगा इसका कोई ऐसा गारंटी नहीं है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 है, और हम लोग एमसीक्यू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का। तो हमारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक तरह का प्रॉब्लम जो भी आपको फेस करते हैं आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने में, वो सारा इन दोनों चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार ज्योग्राफी हमने पढ़ा, बिहार हिस्ट्री चल रहा है, बिहार करेंट अफेयर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बिहार स्पेशल के अंदर इंक्लूड है। बिहार विशेष जो हमारा जो ये कोर्स है, इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेगा, जो कि आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर से वो ऐप में रजिस्टर्ड करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, स्टोर सेक्शन मिलेगा। स्टोर सेक्शन जाने के बाद ये कोर्स आपको दिखेगा। फिर 67th प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज का कोर्स मिलेगा, वहाँ पे जाकर परचेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग लगभग 10+ टेस्ट, 12 टेस्ट इंक्लूड किए। सारे टेस्ट क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए। तो टेस्ट बहुत ही अपने आप में बेहतरीन टेस्ट है। तो इस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को दीजिए और अपने आप को चेक करिए कि आप किस लेवल पे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, और उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, बुनियादी ढांचा और संचार। तो ये 6 में बोलता है कि बिहार ने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया, कम्युनिकेशंस में क्या मतलब बिहार ने काम किया, उस चीज को देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि जो निर्माण क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसमें निर्माण क्षेत्र में आपका ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चीज आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले जो चैप्टर नंबर 5 था, उसमें इंटरप्राइजेस सेक्टर में हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा कोई उद्यमी क्षेत्र काम किया तो वो है बढ़ा है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद ही कोई बढ़ा, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो ये सबसे जो ज्यादा ग्रोथ हुआ है जिस सेक्टर में, वो है निर्माण क्षेत्र। ठीक है, निर्माण क्षेत्र का योगदान देखिए जीडीपी में क्या रहा। हमारे जीएसडीपी में बिहार का 5.2% था 1980-81 में, 6.2% 90-91 में, हर 10 साल में देख सकते हैं। और उसके बाद 1995-96 में कम गया था थोड़ा सा, 3.4% आ गया था। फिर उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रोड बने हैं, बहुत सारे पुल बने हैं, बहुत सारे हाईवे बने हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें रुचि ली 2005 में। तब उसके बाद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि 2005 से लेकर 10 के बीच में 11.9% हो गया। और अभी हम बात करते हैं जो जीडीपी का योगदान है, अभी स्टिल अगर हम बात 2019-20 की बात करते हैं तो वो 10% है। तो ये सवाल आ सकता है कि 2019-20 में जीडीपी का क्या, जीएसडीपी में क्या योगदान है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो योगदान है भैया 10% है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा बिहार हैज ऑल टुगेदर 58 नेशनल हाईवे कंप्राइजिंग लेंथ ऑफ 547 किलोमीटर। देखिए, बिहार में टोटल राष्ट्रीय उच्च मार्ग या नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? 58। तो ये महत्वपूर्ण है। ओके, कितनी है? 58। यहाँ सवाल बन सकता है। उसकी लंबाई कितनी है? 5475 किलोमीटर। बोलेगा कि सितंबर 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना है लंबाई? 5475 किलोमीटर। ठीक है, कितने राजमार्ग हैं? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 58
नेशनल हाईवे हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 2005 में यही डाटा को हमने देखा, 2005 में हम डाटा को देखते हैं तो 2005 में बहुत ही कम था। 2005 में कितना था आप देख सकते हैं कि 2005 में जो था 1940 किलोमीटर, उससे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सितंबर 2020 तक। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आय का राय कि 15 साल में हम देखेंगे तो लगभग 30 नेशनल एनएचएस जो है वो स्टेट में ऐड किए गए। तो ये सारा डाटा तो आपको नहीं ध्यान रखना, लेकिन मेन क्या है कि 58 नेशनल हाईवे हैं और इसकी लंबाई 5475 किलोमीटर है। यहां तक आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो कुल राजमार्गों की लंबाई है पूरे इंडिया में, जो योगदान है बिहार का, वो 4% कंट्रीब्यूशन है। मतलब 4% जो जितने भी नेशनल हाईवे पूरे ऑल इंडिया में, उसका 4% नेशनल हाईवे कहाँ पे है तो बिहार में। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपको नेशनल हाईवे की बात करेगा कि कौन से स्टेट में है, तो वो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जो आपका है वो है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के बाद बात करेंगे तो आपका यूपी आएगा और उसके बाद हम बात करेंगे तो आपका राजस्थान आएगा। तो ये डाटा थोड़ा ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो बिहार में भारत में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, आफ्टर यूपी एंड देन राजस्थान। ठीक है, ये महाराष्ट्र अकेले बात करेंगे तो 17% नेशनल हाईवे पूरे ऑल इंडिया का यहाँ पे है, और इंडिया का और बिहार में कितना है तो 4%। तो ये थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना है। और उसमें बिहार में सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे का जो लंबाई है वो है पटना में। कितना लंबाई है तो आपको याद होना चाहिए 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर। अगर यही देखिए आपसे पूछता है सवाल कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो आपका पटना में 99 किलोमीटर है। और पूरे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है 445। उसी तरह से पूरे बिहार में जो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई है वो 440 किलोमीटर कहाँ पे है तो आपका पटना में। ठीक है, सबसे कम आपको पूछ देगा तो ये भी आपको याद रखना है कि आपका वो है शिवहर। शिवहर छोटा भी है तो यहाँ पे लंबाई ओनली 22 किलोमीटर है। इस बात को पटना के बाद हम देखेंगे तो वो हमारा आएगा मधुबनी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में चलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नीचे हिंदी में आपका यहाँ पे लिखा गया तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। हिंदी जो जिनको हिंदी में है उनको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने दोनों हिंदी इंग्लिश में स्लाइड रखा है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन से क्षेत्र में और हम देखेंगे तो 4 ब्रिज मात्र 2005 में अगर बात करते हैं तो गंगा नदी पर केवल 4 ब्रिज थे। लेकिन देखिए कि अब इतना ज्यादा ब्रिज हो चुका है गंगा नदी पर कि रिवर कोसी पे आप देख सकते हैं ना कि रिवर कोसी पे कम से कम कि 20 से 25 किलोमीटर पर एक पुल है। हर एक 20 से 25 किलोमीटर पर एक पुल है। मतलब ये समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा कहीं ना कहीं ब्रिज का निर्माण करवा रही है, हाईवे का निर्माण करवा रही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सेक्टर जो बढ़ा है वो बढ़ा है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो जीएसडीपी में जो योगदान है बिहार के जीएसडीपी में वो 10% है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना है। तो ये जो उद्यमी होंगे, जो भी इंटरप्राइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना चला है मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना। क्लस्टर का विकास किया जाएगा, एक क्लस्टर बनाया जाएगा 4-5 गांवों को मिला के। फिर वहां पे कुछ इस तरह सुविधाएं दी जाएंगी कि वहां पर कुछ उद्यम सेक्टर का कहने का मतलब कि हो सके। जैसे आपने देखा कि बिहार बजट इस बार जो है उसमें एक नया विभाग बनाया गया, उद्यमी विभाग। तो इसलिए देख सकते हैं कि उद्यमी क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंटरप्राइज सेक्टर में बिहार सरकार काम करना चाह रही है। ओके, तो उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस योजना के तहत हैं। वो है गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर एंड सीतामढ़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर एंड सीतामढ़ी। तो ये थोड़ा याद रखना। 5 ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ध्यान रखना। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लस्टर का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया ऐसे समूहों का। जैसे कि मान लेते हैं हनी उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन के लिए, कुछ रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। तो ये ध्यान रखना। कह रहा है कि देखिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने कोविड-19 के समय बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। देखिए कोविड-19 के समय बहुत बाहर से जो मजदूर आ रहे थे उनको लाना, ये बहुत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कम से कम 25 लाख लेबर, मतलब 25 लाख जो श्रमिक थे जो बाहर काम करते हैं, उनको अदर स्टेट से उनको लाया गया। ठीक है, उनको लाया गया, उनको उस तरह से स्किल मैपिंग किया गया, उनका जोनल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो कहने का मतलब कुछ ज्यादा कौन से एरिया में उनको किस तरह जाना, तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और इस चीज के लिए ध्यान दीजिएगा कि
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो ये मंत्रालय है, इसने अवार्ड दिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, इस मतलब इतने अच्छे तरीके से कोविड-19 में जो काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, ठीक है। ये बाकी याद करने है कि समझ लिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, ठीक है। ओके, क्या याद करना नहीं याद करना मैं आपको मैंने पहले बता दिया। अब देखिए ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, जो एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, क्या आपने किया है पिछले सालों में, तो वो बताता है। तो ऊर्जा क्षेत्र में हम यही जानेंगे कि हमने ऊर्जा का क्या, हम लोग ऊर्जा कितना खपत कर पाते हैं। तो पहला जो है तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, मतलब प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है वो स्टेट का, वो 2012 में देखिए 145 किलोवाट मात्र था, और यही अभी हम बात करेंगे 332 किलोवाट है, मतलब लगभग उसमें 129% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। ये डाटा ध्यान रखिए, 129% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। बढ़ोतरी का मतलब, और देखिए कहीं कहीं डाटा मिल जाएगा 229% हो गया। तो हाँ, ये 229% जब बोलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि 2012-13 में जो था उसका 229% हो गया, ये सही है। लेकिन बढ़ोतरी पूछेगा तो 129%, ठीक है। पहले 100 तो था ही, तो 129% की वृद्धि देखने को मिली है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में, और अभी क्या है 332 किलोवाट पर आवर। तो ये महत्वपूर्ण है, कितना ऊर्जा खपत है, ये पूछ सकता है सवाल, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ जाएगा कि बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत क्या है 2020-19 में, 19-20 में, तो बताइएगा 332 किलोवाट, सॉरी kVH, ठीक है। चलिए, उसमें कितनी बढ़ोतरी आई, तो 37% की। कह रहा है अवेलेबल पावर कैपेसिटी इन द स्टेट वाज 4767 इन 2018-19। अब देखिए अवेलेबल पावर कैपेसिटी क्या है, देखिए हिंदी क्या उसको बोलते हैं, उपलब्ध बिजली क्षमता। बिहार में कितना बिजली उपलब्ध है, कितना अवेलेबल है। 18-19 में देखते हैं हम, 2018-19 में तो 4767 मेगावाट था, और वही अभी की बात करते हैं तो 60-73 मेगावाट, मतलब बढ़ा है लगभग। अब देख सकते हैं कि 1300-1400 मेगावाट बिजली एक साल में मतलब उत्पादन बढ़ गया। तो ये बहुत, आप देख सकते हैं कि 27.4% की वृद्धि हुई है। और ये भी बिहार सरकार ये भी कह रही है कि हम आगे आने वाले 2022-23 में, मतलब लगभग 19-20 का डाटा ये है, आप देख सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि 20-21 और 22-23, तो ये कहना है कि हम लगभग 2 सालों में, आने वाले अगले सेकंड 2 सालों में 22-23 तक हम 4516 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी बढ़ा देंगे भाई, अलग अलग तरीकों से। मतलब कहने का मतलब कि केवल मतलब अलग अलग सोर्सेज से बिजली के अलग अलग उत्पादन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। आप देख सकते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग फेज मैनर में एक साल, पहला साल में इतना मेगावाट करेंगे, अगला साल में, तो कहने का टारगेट जो है वो है 4516 मेगावाट। अभी कितना क्षमता है 6073, और कितना इसमें ऐड किया जाएगा 4516, कब तक 2022-23 तक। तो ये डाटा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये डाटा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं, इसका आपको पता भी चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार के हर एक गांव में, वो गांव कितना भी दूर हो, वो गांव कहीं न पहाड़ के किनारे हो, लेकिन हर एक जगह बिजली आपको देखने को मिलेगा अभी के समय में, ठीक है। ये आप चीजों को देख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं है। अब देखिए बिहार में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, बिहार में 2 ही कंपनी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और एक साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार की तरफ है तो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, तो ये तो याद रखने लायक डाटा है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं इसका, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए बिहार में बिजली का उत्पादन, देखिए एक चीज अलग है, ये चीज अलग है। बिहार में बिजली का उत्पादन क्या करता है, बिहार अलग स्टेट से या सेंटर से कितना बिजली, या कोई ऐसा सेंटर का यूनिट हो केंद्र सरकार का, उससे कितना बिहार सरकार है जो खरीदती है बिजली, उसको बोलते हैं जनरेशन एंड द परचेजिंग पावर। तो वो बिहार का बहुत ज्यादा बड़ा है। 16-17 में 23,027 MU मतलब मिलियन यूनिट। देखिए इसको ध्यान रखिए, MU मतलब होता है मिलियन यूनिट, और उसको करोड़ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ 23,027 मिलियन यूनिट। करोड़ में कहीं की डाटा मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, एक 10 से भाग दे देंगे, 2302.7 करोड़ यूनिट ये था, ठीक है। इतना यूनिट हम लोग बिजली परचेजिंग पावर कर रहे थे, बिजली को हम लोग खरीद रहे थे, और हम लोग बिजली को जनरेशन भी कर रहे थे अपने आप, ठीक है। कब 16-17 में, लेकिन यही बढ़ गया 19-20 में 33% की वृद्धि हुई। हर एक क्षेत्र में देखा आपने कि कैपेसिटी 27.4% से बढ़ा, बिजली का खपत हम लोगों ने 129% से बढ़ा दिया,
और अब हम देख रहे हैं कि जो खरीदने की और उत्पादन करने की क्षमता उसको भी हमने 33% बढ़ाया। 3 डाटा में मैंने आपको बता दिया। तो अब कितना हो गया 30,630 मिलियन यूनिट, या पूरे करोड़ में तो 363 यूनिट, 363 करोड़ यूनिट। ओके, ये महत्वपूर्ण डाटा है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सेम चीज है जो मैंने अभी बताया। कह रहा है कि जो कैपेसिटी है, बिजली उत्पादन करने का कैपेसिटी है, वो मार्च 2019 से देख लेते हैं या और मार्च 2020 के बीच में देख लेते हैं, तो 27.4% की बढ़ोतरी मिले, जो मैंने अभी सेम बताया। ठीक है, ये तो वही कैपेसिटी है। नीचे कह रहा कि मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच में अगर हम बिजली को देखते हैं, कहां कहां से बिजली आती है, तो अब अलग अलग तरीके से आते हैं। कोयला से बिजली प्राप्त होता है, मतलब ठीक है, जल विद्युत से हमें प्राप्त होता है, कुछ नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो उसमें कह रहा है कि कौन कौन सा क्षेत्र ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। तो कोयला वाला जो क्षेत्र है, कोयला से बिजली जो उत्पादन होते हैं, ठीक है, स्टीम से, उसमें 21.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। वही हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो 50.6% की वृद्धि देखने को मिली है। ओके, सबसे ज्यादा वृद्धि जो देखने को मिला, हमें मिला, वो मिला है नवीनकरणीय ऊर्जा में। नवीनकरणीय ऊर्जा में वाइंड एनर्जी, उसमें और क्या हो जाएगा भैया, तो उसमें हमारा हो जाएगा सोलर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अब देख सकते हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस चीज को देखते हुए बिहार सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे ज्यादा जोर डाल रही है, इसलिए उसमें 58% की वृद्धि मिली है एक साल में। मतलब जो कुछ भी नहीं, मतलब कहने का मतलब कि कुछ नहीं बिजली उत्पादन हो रहा था, उसमें देख सकते हैं कि 58% का बिजली उत्पादन हो रहा है अब नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। तो एक ऐसा समय आएगा कि जिस तरह से आप देखते हैं गुजरात है या कर्नाटका स्टेट है जो कहीं ना कहीं सोलर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा कि हर एक तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा। वाइंड एनर्जी का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा, उस तरह का यहाँ पे कहने का मतलब कि वेदर नहीं, उस तरह का यहाँ पे हवा का दबाव, मतलब कहने का मतलब बहाव नहीं है, लेकिन हम नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे काम कर सकते हैं। तो 58% की वृद्धि देखने को मिला। तो ये डाटा याद रखना है, सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो है नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे जो हमारा, हाँ एक चीज और इसमें हम ध्यान दीजिएगा कि एक डाटा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता दूं आपको कि बिजली उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले जो कंज्यूमर है, कस्टमर हैं, उनकी संख्या बिहार में जो अभी है वो कितना है, 1.62 करोड़। आपको ये लग रहा हो कि पूरे बिहार की जनसंख्या तो 10-12 करोड़ है, उसमें 1 करोड़ मात्र बिजली मतलब उपभोक्ता है। ध्यान होना चाहिए कि एक घर में एक ही कनेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1.62 करोड़ बिजली उपभोक्ता बिहार में है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या हमारा है, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में किस तरह से परफॉर्म किया हमारी इकोनॉमी, उसको देखना है। तो आपको पता है कि जो जीविका है, बिहार लाइवलीहुड मिशन, जो जीविका मिशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, जीविका इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है स्टेट के अंदर कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जो स्वयं सहायता समूह था, वो देख सकते हैं कि 4.70 लाख था 2015-16 में, और अभी देखिए प्रेजेंटली 19-20 में देख लीजिए, अभी उसकी संख्या हो गई 10.17 लाख। जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या में इतना दुगना से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जीविका अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जीविका अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है, अब क्या आ गया भैया, ये सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको 13.14 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। तो जीविका चलेगी तो उसको ऋण तो मिलेगा है ना। ठीक है, और गांवों में देखते हैं जीविका अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म भी कर रहे हैं, अगर रूरल क्षेत्र की बात कर ले तो। और यही 2015-16 में कितना ऋण दिया गया था, 1 पॉइंट। तो देख सकते हैं ना कि जो जीविका में इतना अच्छा तरीके से काम कर रही है कि जो 2015-16 में जो जीविका क्षेत्र में जो ऋण प्रदान किया था सरकार, मतलब सरकार के द्वारा, वो 1.30 हजार करोड़ था। वही अभी 13.14 करोड़, मतलब लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा हम 5 सालों में, तो उतना ज्यादा खुला भी है। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना गाँव में भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। गाँव में जो लोग जिनके पास घर नहीं उनको घर देने का काम कर रही है। ठीक है, और यही देखिए डाटा देख सकते हैं कि 4.2 लाख घर बने हैं 2019-20 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि 2019-20 में केवल 4.2 लाख घर बने हैं और 8210 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने खर्चा किया। ठीक है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभियान का नाम याद रखना है, इसका काम ही है भैया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे स्वच्छता में सुधार लाया जाए
और इसने क्या किया है कि 1.09 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन का निर्माण किया है, जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय हैं उनका निर्माण किया गया 1.09। और प्रेजेंट में ये कहना है कि 96% गांव ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, ODF हो चुके हैं, मतलब वहां पे खुले में शौच नहीं करता। 96% डाटा तो है, हालांकि रियल मायने में देखेंगे तो लगभग 80-70% के बीच में आएगा, लेकिन ये जो हमारा डाटा बताएगा उस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। 96% ऑफ द विलेजेस हैव बिकम ओपन डिफेक्शन फ्री, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए प्रोग्राम है रूअर्बन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये कहना है कि क्लस्टर बनाएंगे, 4-5 गाँव का क्लस्टर बनाएंगे, जैसे कि एक गाँव ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से गाँव बनाएंगे, ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितना होना चाहिए 20-25 से लेकर 50 हो जाए। अगर इस तरह से इसको बोल रहे हैं कि ये क्लस्टर, एक क्लस्टर निर्माण कर एक समूह बना देंगे, क्लस्टर बन गया। अब यहाँ पे उस तरह के फैसिलिटीज दिया जाएगा, शहर जैसा सुविधा प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। ऐसे 11 समूह की पहचान की गई पूरे बिहार में, और अब तक इस पे 1179 करोड़ रुपए का खपत किया गया, सॉरी आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये डाटा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 1179 करोड़ रुपये का, तो मेरे बात को ये ध्यान रखना, कितने समूह है, 11 समूह। पूछ देगा कि रूअर्बन कार्यक्रम के तहत शहरी सुविधा प्रदान के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है उसमें कितने समूह की पहचान की है, तो 11, ये डाटा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब हम अर्बन डेवलपमेंट को समझेंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि शहरी विकास कैसे काम कर रहा है, शहरी विकास अच्छे तरीके से काम कर रही है। देखिए 11.3% से शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, बिहार में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, तो ऑल इंडिया लेवल से कम है। ऑल इंडिया लेवल में बहुत अच्छे तरीके, मतलब पूरे हम भारत की बात कर ले तो भारत में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, शहरीकरण बहुत जबरदस्त तेजी से हो रहा है, लेकिन बिहार में कितना है 11.3%। ये डाटा महत्वपूर्ण है। कहा गया कि अभी रिसेंटली में 109 न्यू नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स का, मतलब कहने का अधिसूचित बोलते, देखिए अधिसूचित क्षेत्र परिषद, ठीक, कितने, ये देखिए क्षेत्र परिषद मतलब कहने का जो काउंसिल बनाया था, 1-2 ब्लॉक्स को मिला के 3-4 ब्लॉक मिला दिए, ठीक है, इस तरह से, मतलब कहने का नगर निगम तो नहीं बोल सकते, 4-5 ब्लॉक मिला दिए, तो उस तरह के क्षेत्र कितने हैं, 109 ऐसे क्षेत्र का सेटअप किया गया, ठीक है, अभी हाल में, ठीक है। और जो 8 पुराने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स थे, मतलब नगर परिषद जो थे, 8 पुराने वाले, सॉरी नगर परिषद, नए 8 नए नगर परिषद भी ऐड किया गया, ठीक है। 109 अधिसूचित क्षेत्र ऐड किया गया है और 8 नगर परिषद, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फुलफिल करते हैं तो उनको नगर परिषद बोला जाता है, उनको अधिसूचित क्षेत्र परिषद बोला जाता है। तो इस तरह से इतने बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बोला गया कि 32 जो पुराने अधिसूचित क्षेत्र परिषद थे उनको अपग्रेड करके उनको क्या दर्जा दे दिया, नगर परिषद, उनको क्या बना दिया गया, नगर परिषद। अब उनमें ज्यादा जनसंख्या हो गया, उनमें अच्छा फैसिलिटीज हो गए, तो उनको क्या हमने बोल दिया, नगर परिषद। जिस तरह से उनको बढ़ते जाएगा उनका, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फंड भी मिलेगा। तो 32 पुराने अधिसूचित क्षेत्र को नगर परिषद बना दिया गया, और 5 ऐसे पुराने नगर परिषद थे उनको क्या बना दिया हमने, नगर निगम। अब बड़ा हो गया, नगर निगम बड़ा हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते, ठीक है, नगर निगम, पटना नगर निगम, गया नगर निगम, ठीक है, समझ रहे बात को, बिहार सिर्फ नगर निगम, ओके। अब कह रहा है एरिया ऑफ जुडिक्शंस ऑफ 12 म्युनिसिपैलिटीज। अब कुछ नगर पालिका, छोटे जगह पे क्या होता है, नगर पालिका होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो नगर पालिका है, 12 नगर पालिका ऐसे हैं जिनका क्षेत्र बढ़ा दिया गया, नहीं इतना एरिया को कवर करेगा, अब इतना एरिया कवर करेगा, मतलब क्षेत्र बढ़ा दिया। अब क्षेत्र बढ़ेगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं शहरीकरण भी बढ़ेगा। उस अगर कोई गांव है वो नगर निगम के अंतर्गत आ गया तो उस गांव में सुविधाएं ज्यादा मिलेगी ना। तो यही है कि शहरीकरण जो है 11.3% से 15.2% हो जाएगा। ऐसा बोला गया कि जब हम इस तरह से करेंगे तो 11.3% से 15.2% के रेट से शहरीकरण बढ़ेगा आने वाले समय में, ओके। स्टेट गवर्नमेंट ने हर घर जल योजना स्टार्ट किया है, और हर घर नल का जल जो योजना है वो क्लीन और सेफ वाटर देगा अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये कनेक्शन 2020 से 21 तक के, मतलब कहने का मतलब सबके घर में पहुंच जाना, ठीक है, ये चीज भी है। कह रहा है कि इस स्कीम के तहत ये है कि जितने भी हैंडपंप हैं शहरों में उन हैंडपंप को हटा दिया जाएगा, जो चापाकल होते हैं उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनको हम पानी देंगे, ठीक है। और इससे जो है
कि जो पीपल्स, जो अर्बन पीपल्स हैं, वो इस पानी के मतलब कहने का मतलब कि जो हमारे द्वारा जो पानी मिलेगा हर घर नल का जल के, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसमें बोला गया कि इतना अभी तक 15.854 लाख हाउस होल्ड को मतलब कहने का लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण डाटा नहीं था। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी है कहने को देखिए, शहरों में भी चल रहा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो इसके तहत भी जो है शहरी आजीविका मिशन, उसके तहत शहरों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या 2185 से बढ़ के 4542 यहाँ पे भी दुगना देखने को मिल रहा है। और इसमें कह रहा है कि जो सदस्यों की संख्या 21850 से बढ़ के 42351 हो गया। मतलब सदस्यों के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ेगी तो सदस्यों की संख्या जाहिर सी बातें बढ़ेगी। तो डाटा कोई बड़ा चीज है नहीं। 142 अर्बन सेंटर्स और टोटल इतना बाढ़ जो है उनको ओडीएफ कर दिया। मतलब कहने को तो 142 ऐसे शहरी केंद्र हैं और कुछ ऐसे 33-67 वार्ड, क्योंकि शहरों में वार्ड होते हैं मतलब जो, ठीक है, वार्ड काउंसिल, तो ये 33-67 जो वार्ड्स हैं नगर निगम वाले या नगर परिषद वाले, उनको ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त हो चुका है। मतलब 100% आप देख सकते हैं कि 43-67 में 43-67 वार्ड और ओडीएफ हो चुका है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर कह रहा है कि बैंकिंग और एलाइड सेक्टर किस तरह से काम कर रही है। देखिए पूर्णिया में सबसे ज्यादा, देखिए बैंकिंग क्षेत्र में बात करें तो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, कौन कौन सा बैंक है बिहार में, इस तरह चीजें वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, देखिए पूर्णिया में सबसे ज्यादा सीडी रेशियो है। ठीक है, 75.1% का। मुंगेर में सबसे कम है सीडी रेशियो 25.9। तो सीडी रेशियो की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, कोई भी बैंक से लोन लिया गया, बैंक से उधार लिया गया, बैंक ने उधार दिया, फिर उसको बैंक कितना रिकवर कर रही है, बैंक को उस पैसा वापस कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो रेशियो देख सकते हैं कि पूर्णिया में हाईएस्ट है और मुंगेर में कम है। ठीक है, किशनगंज में इतना, सेकंड नंबर पर किशनगंज आएगा। बाकी ये सारे चीज देख सकते हैं कि मुंगेर, सारण, भोजपुर, अरवल ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका सीडी रेशियो 30% से भी कम है। देख सकते हैं कि मुंगेर में 25.9 है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बिहार का सारे बैंक का वो 14.9% है। ओके, जो मार्च 2019 के डाटा से कहीं ना कहीं 10% ज्यादा, मतलब अब लोग ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब हो गया ना कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट या ऐसा कुछ लोन का पैसा जो पे करना था, लेकिन उस पे जो डेट था उस डेट से 90 डेज हो गया और अभी तक पे नहीं हुआ, तो उस तरह के अमाउंट्स को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उसकी जो परसेंटेज देख सकते हैं बिहार में कितनी है, 14.9% ऑफ टोटल एडवांस, जो भी पैसा एडवांस लिया गया था उसका 14.9% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बिहार का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुद्रा लोन का जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका, टारगेट बढ़ चुका है। 95 से 31 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया कि मुद्रा लोन के तहत लोन दिया जाएगा। अब ये 41-70 करोड़ रुपया होगा 19-20 में, ये महत्वपूर्ण है। ओके, अब देखिएगा, ठीक है, सॉरी 41-70 से 95 से 31 करोड़ हो गया, ये ध्यान रखिएगा। डाटा ऊपर आगे नीचे पीछे हो गया। नंबर ऑफ लोन सैंक्शंस आल्सो इंक्रीज, इतना लोन सैंक्शन भी हुआ 19-20 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और यही अगर हम बात करेंगे तो देख सकते 7458 करोड़ का लोन पहले सैंक्शन होता है, लेकिन अब 4698 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है। और इसमें सबसे जो ज्यादा परफॉर्मेंस किया है वो शिशु कैटेगरी। मुद्रा लोन में 3 तरह के लोन होते हैं, एक होते हैं शिशु 50,000 तक का लोन, एक होते हैं किशोर 50,000 से 5 लाख तक 5 लाख तक का लोन, एक होता है तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। शिशु कैटेगरी वाला लोन ज्यादा लिया गया है, लगभग 99% लोन मतलब इसी से लिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन मानव विकास। तो मानव विकास कहने का मतलब क्या हुआ, मानव विकास जैसे आपके माइंड में आता होगा, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए मानव विकास मतलब होता है कि जो मनुष्य हैं, जो भी उस स्टेट के मनुष्य हैं, उस कंट्री के जो भी लोग हैं, पर्सन्स हैं, उनकी ह्यूमन एबिलिटी को बढ़ाया जाए, उनके हेल्थ को बढ़ाया जाए, उनके एजुकेशन को बढ़ाया जाए, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए। उस तरह के स्किल्स को डेवलप करें, उनके एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, उन एबिलिटी का हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, हम लोग अपने क्षेत्र में मतलब अब जिस तरह से लोग जितना पढ़े लिखे होंगे, लोग जितने हेल्थफुल होंगे, तो हमें काम देगा ना, एक तरह से समझ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देख सकते हैं कि जो खर्चा किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वो देखिएगा कि 17.9% से बढ़ा है। ठीक है, देख रहे हैं। और
ये देख सकते हैं कि ठीक है। और वेयर इज कंट्री होल जो है 11.6%, तो जो हमारा पूरा जो कंट्री पूरा हमारा इंडिया है उसका जो खर्चा करने का जो पर कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति जो विकास व्यय जो है वो कहीं ना कहीं भारत से ज्यादा, कहने का मतलब पूरे भारत के एवरेज से ज्यादा बिहार खर्चा कर रहा है 17.9%। कितना? 17.9% से मतलब कहना ग्रोविंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल। ये ध्यान रखिए, ये इतना परसेंट नहीं, इतना परसेंट से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, और हम लोग शिक्षा पे कितना खर्चा कर रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, 17.3%। हर साल हम लोग कहने एनुअली 17.3% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में। तो एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों का हेल्थ बढ़ेगा, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों डाटा महत्वपूर्ण है। और वही देख सकते हैं कि एजुकेशन पे 17.3% और हेल्थ पे 21.4%। तो ये सवाल पूछ सकता है कि जो हम लोग जो वृद्धि दर है खर्चा करने का एजुकेशन पे, या तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 1920 से करके दे देगा, वो बोलेगा कि हेल्थ पे जो ग्रोथ रेट जो एक्सपेंडिचर रेट है वो कितना है, तो वो है 21.4%, ठीक है। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 4.4 था 2001 में, अब 3.6 हो चुका है। मतलब ये होता है कि एक महिला पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म दे पाएगी, तो वो उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार देख सकते हैं महिलाओं का जो कम रहा है, 2016 में 3 हो गया, तो कहीं ना कहीं धीमा धीमा कमते जा रहा है। तो ये थोड़ा डाटा को याद रखना है कि 2001 में 4.4 था, 2011 में 3.6 हो गया, आगे 2016 में 3 हो गया, अभी आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कम रहा है, ठीक है। ओके, ये सारा डाटा सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जिसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा जो है वो बिहार का बहुत ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया है। देख सकते हैं कि 2006 में 65.8 साल था, 69 हुआ, फिर 18 में देख सकते हैं 0.3% बढ़ गया। मतलब अभी जो देख सकते हैं 69.4 जीवन प्रत्याशा है 2014-18 के डाटा के अनुसार बिहार के लोगों का 69.4 ईयर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और कह रहा है कि देखिए वाटर क्वालिटी सुधारेंगे तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सब सारे चीज फैक्टर काम करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का कहा जाएगा मतलब सब कुछ एक ह्यूमन का विकास किस तरह से हो वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो वाटर क्वालिटी प्रोग्राम को अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। टोटल इतने ऐसे बाढ़ है जो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत डाले गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे हाउस होल्ड लैट्रिन का निर्माण भी किया गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एकदम बहुत मतलब 2017-18 में 34.3 लाख, 2018-19 में 61.3 लाख इतना निर्माण हुआ है इन मतलब घरेलू शौचालय का निर्माण, जो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा। सैनिटेशन अच्छा होगा तो लोगों का विकास अच्छा होगा, हेल्थ उनका सुधरेगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये भी अच्छे तरीके से काम कर। अब हम अपने राज्य के स्टूडेंट हैं, जो राज्य के जो मेल फीमेल स्टूडेंट है उनको हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो वो उनका भी विकास होगा, उनकी एबिलिटी उनके स्किल में विकास होगा। तो 10,000 रुपया हम लोग माइनॉरिटी स्टूडेंट को दे रहे हैं, ठीक है, जो मैट्रिक पास करते हैं। और वो ऐसी मुस्लिम गर्ल्स जो अगर इंटरमीडिएट पास करते फर्स्ट डिवीजन से तो उनको 15,000 दिया था, और हो सकता है इस बार बढ़ाया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स निकालते तो 50,000 मिलेगा, इस बार और बढ़ाया गया। तो इस तरह से चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना चला मुख्यमंत्री, उसमें लोन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके विकास के लिए सारी चीजें हो रही हैं। चैप्टर नंबर 12 है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम लोग क्या करना है इसको देखना है। कह रहे कि 48% पॉपुलेशन जो है 0 से 18 एज के बीच में, जिसमें 4.98 करोड़ चिल्ड्रन। कह रहे कि 0 से 18 के एज ग्रुप को लेंगे हम लोग, 0 से 18 साल के एज ग्रुप को लेंगे तो हम देखेंगे कि 4.98 करोड़ जो है बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, ठीक है। जो कहाँ और उसमें भी कह रहा है कि 4.47 करोड़ हैं जो गांव में रह रहे हैं, और 0.50 करोड़ जो कहाँ रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 0 से 18 मतलब कहने का मतलब कि उसका 48% पूरा जो 0 से 18 के बीच में था, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लीजिए, बाल लिंग अनुपात है जो 0 से 18 एज ग्रुप में है वो 883 था, ठीक है, 2001 में 897 हो गया 2011 में। तो ये डाटा है कि ये तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को जब सेंसस पढ़ाऊंगा, सेंसस नेक्स्ट वीडियो सेंसस हमारा होगा, ठीक है, तो सेंसस में दिखा दूंगा, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग जो बाल लिंग अनुपात है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 897। लिंग अनुपात क्या होता है कि नंबर ऑफ मेल पर थाउजेंड, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है, या 1000 लड़कियों में 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक है, ये होता है।
तो इसको बोलते हैं। तो ये 897 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वही 0 से 18 साल के एज ग्रुप को ही अगर हम देखें तो जो बाल लिंगानुपात है SC ST के, SC का क्या है 899 है और ST का कितना भैया तो 929 है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। किशोरियों के लिए जो कहने का मतलब स्कीम है, जो महिला, जो कहने का मतलब कि जो स्कूल को अटेंड नहीं करते उनके लिए भी स्कीम लाया जा रहा है कि वो किस तरह से स्कूलों का अटेंड करे। तो ये सारे अब देख सकते हैं बाल विकास के लिए काम किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार का लिटरेसी रेट है जो 61.8% 2011 में था। ओके, क्योंकि देखिए 2001 में देखिए 47% था लिटरेसी रेट। 10 सालों में हम लोग बहुत अच्छा विकास किया, लगभग हमने 1.5 गुना के रेट से हमने बढ़ाया अपने लिटरेसी रेट को 61.8%। ओके, अब देख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि 7 से लेकर 18 साल के बच्चों के जो लिटरेसी रेट है उसमें देखिए 79.1% है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 79.1%, तो बच्चे जो 7 से 18 साल के बीच में बहुत 79.1% बच्चे, मतलब किसको बोलते हैं अगर हम बात करें लिटरेट किसको बोलते हैं, साक्षर किसको बोलते हैं, जो 7 साल के ऐसे 7 साल के लोग या बच्चे जो भी बोल सकते हैं आप, जिनको पढ़ना लिखना एक भाषा, कम से कम एक भाषा को पढ़ना लिखना हो बोलना आता हो, वो लिटरेट कराएंगे। थोड़ा सा भी आगा तो लिटरेट कराएंगे। यही पहले 1971 के जनगणना से पहले अगर हम देखेंगे तो वो क्या था कि 5 साल के बच्चों का, लेकिन वो हम पढ़ लेंगे, सेंसस में देख लेंगे, ठीक है। क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है बिहार का, वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। वो ई कंटेंट दे रही है, दूरदर्शन पे हमेशा DD बिहार उस पर पढ़ा रही है। अब देख सकते हैं कोविड-19 में आप देख सकते हैं कि 9-10 के बच्चों के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। 6 से 8 के बच्चों के लिए भी क्लास दिया गया। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर रही है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ये डाटा एक भी नहीं याद रखना, ठीक है। एक भी डाटा, ये सारे इसमें इस पेज का डाटा एक भी नहीं याद रखना, ये सारे सेंसस में हम लोग कवर कर लेंगे। जो मैं डाटा मुझे आपको याद करना होता है मैं आपको बोलता हूँ कि ये जरूरी है, इसको याद करना। अब लास्ट चैप्टर हमारा बिहार इकोनॉमी सर्वे का वो है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत बड़ा चैप्टर, तो बहुत महत्वपूर्ण है भी नहीं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड द लॉगिंग टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द बिहार एवरेज अराउंड 7.9% इन द लास्ट 5 ईयर। कह रहा है कि बिहार के जो GSDP है, बिहार का जो एग्रीकल्चर GSDP है, बिहार में एग्रीकल्चर का योगदान अलग है, लेकिन उस एग्रीकल्चर के अंदर जो वन का और लॉगिंग का जो मतलब योगदान है वो 7.9% है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 2019-20 में जो हमारा पर्यावरण और वन विभाग जो है उसने इतना करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया खर्चा किया है हरियाली मिशन के तहत, ठीक है। हरियाली मिशन और भी कुछ ऐसे कृषि वानिकी मिशन है उसके तहत, ठीक है। 116.17 करोड़ रुपए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव मनाया गया, जो नागी नकटी डैम सेंचुरी पे मनाया गया। उसमें किस तरह से पक्षियों को संरक्षित करना है उस पर जोर दिया गया। उसमें बहुत तरह के शो हुए, ठीक है। 85 लाख रुपया खर्चा हुआ, 3 दिन का पूरा ये था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम एग्जैक्टली अमाउंट दिया तो ये पूछ सकता है। टोटल बजट फॉर 3 डे फेस्टिवल, बर्ड किस तरह का फेस्टिवल था, पक्षी महोत्सव था। 85 लाख रुपया खर्चा हुआ, कहाँ हुआ तो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, कलरव नाम से था। 15-17 जनवरी के बीच में चला। तो करेंट अफेयर के हिसाब से महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ बिहार फेसिंग हार्डशिप, मतलब करेक्टली देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट हमने देख लिया, क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम इसमें देखेंगे। तो जब आपदा आया, कोरोना आया, तो कोरोना में बहुत सारे लोग जो घर पे आ गए, उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उनको कुछ पैसा वैसा नहीं था, जो बाहर कमा रहे थे, तो उनको पर राशन कार्ड पे 1000 रुपये का सुविधा दिया गया जिनके पास है कोरोना सहायता। और उसमें बिहार सरकार ने 1624 करोड़ रुपया खर्चा किया। कितना किया? 1624 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो ये हमारा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे रहा, हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा सेंसस का, और फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा इन दोनों के MCQ का वीडियो आएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन दोनों से संबंधित, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से और या सेंसस से, तीनों से हम लोग मिला के कर लेंगे सवाल। फिर एक भी सवाल बिहार स्पेशल से, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, सेंसस हो, इनसे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग करते हैं सेशन को समाप्त, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।